हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड GS 365 के करंट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि RBI ने मौद्रिक नीति इनपुट से संबंधित 3 प्रमुख सर्वे किए। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, सेकंड है हमारा अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। थर्ड है हमारा रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। 3 सर्वे की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट इन्फ्लेशन से संबंधित है, सेकंड हमारा है अर्बन कंज्यूमर से संबंधित है और थर्ड हमारा रूरल कंज्यूमर से संबंधित है। ठीक है, सो किससे संबंधित? महंगाई से संबंधित है। ठीक है, दूसरा उपभोक्ताओं के विश्वास से संबंधित ये सर्वे है। तो इन सर्वों के माध्यम से RBI क्या जानकारी लेना चाह रहा है? RBI महंगाई से संबंधित जो रुझान है उन्हें समझना चाह रहा है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उपभोक्ताओं का ट्रस्ट। ठीक है, कंज्यूमर का ट्रस्ट को वो समझने के लिए इन सर्वे को किया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, आर्थिक संभावनाओं से संबंधित। ठीक है, जो आर्थिक संभावना है इकोनॉमिक्स में उनका मूल्यांकन करने के लिए इन सर्वे को किया गया है। तो सर्वे का उद्देश्य पता चला, उपभोक्ता का विकास फर्स्ट पॉइंट, सेकंड महंगाई से संबंधित रुझान, थर्ड पॉइंट आर्थिक संभावनाओं को समझने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों सर्वों से हमें 3 चीज की पता चल रही है। फर्स्ट तो महंगाई, सेकंड पॉइंट उपभोक्ता का विश्वास, और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है हमारा आर्थिक संभावनाओं का मूल्यांकन। आर्थिक संभावनाओं का मूल्यांकन। 3 चीजों को हम यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये सब सर्वे कौन कर रहा है? RBI कर रहा है। कौन किसने किए? RBI ने किए हैं। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा हम समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं एक बार क्विक, हमने इस डिस्प्ले से क्या सीखा। RBI मौद्रिक नीति के इनपुट के लिए, यानी कि जो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके इनपुट के लिए, ठीक है, सोर्स के लिए कि आपको नीति किस तरीके से बनानी है, उसके लिए 3 सर्वेक्षण किए। फर्स्ट हमारा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, सेकेंड हमारा अर्बन कंज्यूमर एंड थर्ड था रूरल कंज्यूमर। ठीक, अब हम जानेंगे RBI के बारे में फैक्ट। फर्स्ट हमारा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक, जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका गठन कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट होता 1 अप्रैल 1935 के माध्यम से। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। ठीक है, अभी हम बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ करंट्स के साथ कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट बी कि बहुत कम बताया जा रहा है। ठीक है, सो बहुत छोटी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है और कभी कभी हम छोटी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं और अपना तैयारी का लेवल इतना अप रखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उनको इग्नोर कर देते हैं, फिर जब वो एग्जाम में आती है तो हमें परेशान करती है। ठीक, अब हम बात करें रिस्पॉन्सिबल की, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट, पहले तो इंडियन रुपी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी होगी वो इंडियन रुपी से रिलेटेड होगी। ठीक है,
इंडियन रुपी क्या करेगा, इंडियन रुपी का सबसे पहले कंट्रोल करेगा, क्लियर है बात। दूसरा, इश्यू भी कौन करता है, इश्यू करता है आरबीआई। थर्ड पॉइंट, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, ठीक। और सप्लाई का ध्यान कौन रखेगा। तो ये हो गए 4 पॉइंट हमारे इंडियन रुपी से संबंधित। यानी कि जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो क्या करता है, इंडियन रुपी को कंट्रोल करता है, इश्यू करता है, मेंटेनेंस करता है और सप्लाई करता है, ठीक है। सप्लाई का ध्यान रखता है, तभी क्या होता है, जो इन्फ्लेशन उन सबको, इन्फ्लेशन जैसी चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं मैनेज की, कि क्या क्या मैनेज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी रिजर्व बैंक, किसी भी देश का जो रिजर्व बैंक होता है उसका कार्य ये तो हो गया। लेकिन जब हम पेमेंट के रूप में बात करते हैं तो कंट्री का जो मेन पेमेंट होता है, मेन पेमेंट सिस्टम, और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जब हम बात करते हैं किसी भी देश के रिजर्व बैंक की, तो वह उसका जो मेन पेमेंट सिस्टम होता है उसको, फर्स्ट पॉइंट मेन पेमेंट सिस्टम, सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, क्लियर। एक दूसरा पॉइंट समझिए, थोड़ा करंट से संबंधित समझिए, कि अभी के लिए जब हम बात कर रहे हैं आज, तो गवर्नर कौन है, आरबीआई गवर्नर कौन है, आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है। दूसरा बताइए कि जो गवर्निंग बॉडी होती है, आरबीआई गवर्निंग बॉडी में कितने सदस्य होते हैं, तो गवर्निंग बॉडी में कितने सदस्य होते हैं, बताइए मुझे, कौन बता रहा है। गवर्निंग बॉडी में कितने सदस्य होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स इन द गवर्निंग बॉडी, तो 21 होते हैं, ठीक है। की डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, कार्य हुआ, कुछ भी, तो की डॉक्यूमेंट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, क्लियर पॉइंट। तो हमने यहां पर जाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में छोटी सी चीज, थोड़ी थोड़ी जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन। कब गठन हुआ था, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इंडियन रुपी को कंट्रोल करना, इश्यू करना, मेंटेनेंस करना, सप्लाई करना। अभी के लिए गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है। गवर्निंग बॉडी में कितने मेंबर्स होते हैं, 21, क्लियर है पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ओडिशा सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है, सहयोग पोर्टल, सहयोग पोर्टल जारी किया है। क्यों है, क्यों जारी किया है, जारी किया गया है शहरी गरीबों की सहायता के लिए। किन के लिए, शहरी गरीबों की सहायता के लिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सहयोग पोर्टल किस सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो जारी किया गया उड़ीसा की सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है, शहरी गरीबों की सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, क्या उद्देश्य है एप्लीकेशन के पोर्टल का, तो ये करेंगे, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिलना है इस योजना का, तो पात्र
लाभार्थियों की पहचान करेगा, ठीक है, और जो सेवा उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, उन सेवाओं को घर तक पहुंच बनाना है, ठीक है। यानी सरकार पात्र लाभार्थियों को सरकारी सेवाओं का घर तक पहुंच, ठीक है। सो सिंपल चीज क्या है कि सहयोग पोर्टल क्या करेगा, लाभार्थियों की पहचान करेगा और सरकारी सेवाओं की पहुंच प्रदान करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था इनका, ये उद्देश्य हो गया। उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं की घर तक पहुंच, क्लियर। अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में थोड़ा समझें तो उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। वहीं अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, बताइए गवर्नर कौन है, डॉक्टर कामपाती हरी बाबू, ठीक है। बहुत ही अच्छा नाम है, हरी बाबू, ठीक। मुझे एक सिंपल सा बताइए कि उड़ीसा स्टेट की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब होता है एज स्टेट, बताइए। 1 अप्रैल 1936। अब बात यह है कि मैं ये क्यों लिखवाई मैंने, क्योंकि हाल फिलहाल में इस स्टेट से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जिन स्टेट की स्थापना दिवस एग्जाम के आसपास होती है वो स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, उड़ीसा सरकार ने सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है, क्यों किया है, शहरी गरीबों की सहायता के लिए। एक पोर्टल क्या करेगा, पात्रताओं की पहचान करेगा और सरकारी सेवाओं की पहुंच प्रोवाइड करेगा घर तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, एशियाई खेलों में क्रिकेट को फिर से बरकरार रखा गया है, ठीक है। तो एशियाई गेम होनी है 2026 में, कब होनी है, 2026 में। कहाँ होने हैं, जापान में। कहाँ पे हो रहे हैं, जापान में हो रहे हैं। कोई मुझे बताएगा जापान में कहाँ पे हो रहे हैं, तो जापान में हो रहे हैं आइची और नागोया, ठीक है, आइची और नागोया। अरे यार, नागोया में होने वाले हैं, ठीक है। सो आइची और नागोया में होने वाले 2026 में। तो क्या खास बात है इस गेम में, यहाँ पे दो चीजें हुई हैं। एक तो एमएमए को एमएमए को यानी जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट को क्या किया है, इसमें शामिल किया गया है,
ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि क्रिकेट को फिर से शामिल किया गया है। अब देखो ऐसा कौन कर रहा है ना, किसी को तो अथॉरिटी होगी। तो ऐसी अथॉरिटी है किसके द्वारा घोषित किया गया औपचारिक रूप से? OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। किसके द्वारा? OCA द्वारा आधिकारिक घोषणा। ठीक है। अब ये OCA क्या बला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना भाई। OCA है हमारा, जब हम बात करते हैं OCA की, OCA 45 राष्ट्रीय देशों की समिति है। राष्ट्रीय देशों, देखो हर देश में एक ओलंपिक कमेटी होती है। ठीक है, समझो पूरा खाका समझ लेते हैं। हर देश में एक ओलंपिक कमेटी होगी। ऐसे 45 राष्ट्रीय कमेटीज हैं, उनकी एक गवर्निंग बॉडी है जिसे हम बोल रहे हैं OCA। ठीक है, राष्ट्रीय, आगे राष्ट्रीय, ये गलत हो गया। तो 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी, समिति बोल सकते हैं, कमेटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 45 देशों की क्या है, इन देशों की क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय है। शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है। तो क्लियर है डिटेल। दूसरा, आधिकारिक घोषणा हो गई इस टाइम, किसने किया? OCA ने। ठीक है, कौन सी कब बैठक हुई है? 28 अप्रैल 2025। राइट। मुझे बताया कोई कि OCA की स्थापना कब हुई थी? OCA की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 16 नवंबर 1982 में। ठीक है, 16 नवंबर 1982 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो यहां लिख देते हैं OCA 45 देशों की एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या होता है, शासी निकाय है या फिर गवर्निंग बॉडी, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, शासी निकाय है, गठन हुआ है 16 नवंबर 1982। हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में, कुवैत सिटी, कुवैत। ठीक है, बैठक हुई है 28 अप्रैल 2025 में बैठक हुई है, रिसेंट। इस बैठक में क्या हुआ है? इस बैठक में MMA फाइटिंग, MMA प्लस क्रिकेट,
वो क्या बोल दिया है, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया है, ऑफिशियल घोषणा कर दी है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे डाटा। दूसरा, प्रेसिडेंट कौन है अभी के लिए? प्रेसिडेंट है रणदीप सिंह। रणदीप सिंह कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओसीए से रिलेटेड एक थोड़ा सा ब्रीफ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो सकता है। तो करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स ये है कि एशियाई खेल कब होने वाले हैं 2026 में, कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे। कौन सा शहर? आइची और नागोया। ठीक है, हाल ही मीटिंग हुई है 28 अप्रैल 2025 में, जो बैठक हुई उसमें क्या किया गया? एमएमए और क्रिकेट को ओसीए द्वारा आधिकारिक रूप से एशियाई खेलों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, फिर हमने देखा आगे इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 ईस्वी में। राइट, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुवैत सिटी, कुवैत में। प्रेसिडेंट कौन है? रणदीप सिंह, जो कि भारत के नागरिक हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो हाल ही में अभी क्या हुआ है, आईएमएफ ने बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं, अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कंपेयर किया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह अनुमान लगाया है कि 2030 तक, अब तक 2030 तक भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि 2030 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा अनुमान है। बनने की राह पर है, बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट है। कौन कह रहा है? आईएमएफ के द्वारा है। आईएमएफ ने क्या किया है? बहुत जो इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी क्या किया? कंपेयर किया, तुलना किया है, जिसके आधार पर यह बोला जा रहा है। ठीक, तो ये थी भाई करंट अफेयर्स। थोड़ा जोड़ते हैं। तुम बताइए, आईएमएफ अगर मैं बात करता हूं तो आईएमएफ का फॉर्मेशन कब हुआ? बताइए। फॉर्मेशन गठन कब हुआ? तो 22 जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, जो कहाँ पे है? यूएसए में। क्लियर पॉइंट। सेकंड, अगर हम बात करें कि जो आईएमएफ है वो यूनाइटेड नेशन की एक फाइनेंशियल एजेंसी है, यानी कि ये क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। कौन सी? फाइनेंशियल एजेंसी। फाइनेंशियल एजेंसी है। यानी कि हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की एक वित्त पोषित संस्था है। ठीक, तो बताइए कितने मेंबर्स हैं इसमें?
इसके मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स की मैं बात करता हूँ तो इसके मेंबर्स हैं 192, 192 सदस्य हैं। अगर हम बात करें एक और चीज, डायरेक्टर कौन है इसके? डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्लियर? तो ये थी हमारी सिंपल कि भारत 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। आईएमएफ ने बहुत सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ तुलना करके आधार पर यह बताया है। ठीक, पॉइंट क्या है कि हर जगह हम देख पा रहे हैं कि वैश्विक मंदी का हाल है। यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते उन चीजों की, ठीक है। लेकिन आप सब भी न्यूज सुन रहे होंगे, जियो इकोनॉमिक्स बहुत सारी तरह से डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, ठीक, हर दिन नई चीजें आ रही है। तो इन सब चीजों के होने के बावजूद भी भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी आधार पर आईएमएफ क्या कह रहा है कि 2030 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ठीक, ये हमारा फैक्ट हो गया रिलेटेड टू द आईएमएफ से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत ने क्लोरोपाइरीफोकस पर वैश्विक प्रतिरोध का विरोध किया है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम बीआरएस कन्वेंशन हुआ, एक बीआरएस कन्वेंशन हुआ था, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। ठीक है, क्या हुआ इस मीटिंग में? इसमें हुआ कीटनाशकों के प्रतिबंध। ठीक है, इस कन्वेंशन में क्या हुआ, अभी हुआ है हाल ही में, करंट की न्यूज है। तो कीटनाशकों प्रतिबंधों पर प्रतिबंध किया, क्यों? क्योंकि मानव एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, इस आधार पर क्या किया इन्होंने, क्लोरोपाइरीफोकस पर प्रतिबंध लगाने की एक पहल थी जो बीआरएस कन्वेंशन में हुई। ठीक, इसमें क्या, इस बीआरएस में क्या हुआ, फिर मांग हुई, इस मांग को माना गया और यह कहा गया कि जो वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग है, इस पर्टिकुलर दवाई का जो मेडिसिन है, ड्रग है, चरणबद्ध तरीके से क्या करना है, इसको समाप्त करना है। ठीक है, लेकिन भारत का अलग स्टैंड है इस चीज को लेके, भारत का अलग स्टैंड है, जो न्यूज भी दिख रही है आपको कि भारत ने वैश्विक प्रतिरोध का विरोध किया, यानी कि भारत ने जो बीआरएस कन्वेंशन में हो रहा था उसका प्रतिरोध किया, यानी कि ये प्रतिबंध की मांग कर रहे थे, भारत इस मांग के अगेंस्ट था। क्यों था? क्योंकि खाद्य सुरक्षा
एक बड़ा इश्यू है भारत के लिए। ठीक है। दूसरा, वैकल्पिक जो कीटनाशक हैं उनकी कमी है। तो भारत का क्या कहना था? ये तो खाद्य असुरक्षा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वैकल्पिक कीटनाशकों का अभाव। कीटनाशकों का अभाव। ठीक। जिसके कारण क्या की, भारत ने छूट की मांग की। किसकी मांग की? छूट की मांग की। ठीक। तो ये थी हमारी न्यूज करंट अफेयर्स रिलेटेड। ध्यान रखने की चीज क्या है कि बीआरएस कन्वेंशन हुआ है अभी, तो वो किससे संबंधित था? कीटनाशकों के प्रतिबंध से संबंधित था। तो बीआरएस कन्वेंशन किससे संबंधित था? कीटनाशकों के प्रतिबंध से संबंधित था। ये न्यूज यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक। आज हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं लास्ट में, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट हमारा है केयर एज राज्य रैंकिंग 2025, यानी कि केयर रेटिंग एक लिमिटेड एजेंसी है, कंपनी है। केयर लिमिटेड रेटिंग एजेंसी है। ठीक है। केयर लिमिटेड रेटिंग यानी केयर, केयर क्या है? एक एजेंसी है जो क्या कर रही है? रेटिंग करती है स्टेट्स को। ठीक है। तो केयर, यहां लिखता हूं मैं दोबारा से, केयर रेटिंग लिमिटेड। ठीक है साहब। एक सेकंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है। केयर पॉइंट, केयर रेटिंग लिमिटेड क्या है? एक कंपनी है, और ये सेकंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका स्थापना कब हुई थी? बताइए, कोई नाम सुना है कभी से पहले? इसकी स्थापना हुई है 1993 में। कब हुई है? 1993 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। क्लियर पॉइंट। एक और पॉइंट सुनिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। समझ में आ गई? अब इन्होंने एक रेटिंग जारी की है, और उस रेटिंग के आधार पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात ये टॉप पर है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है। क्लियर पॉइंट। इस रेटिंग का उद्देश्य क्या है? इस रेटिंग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य प्रदर्शन कैसा है, ये जानना उद्देश्य है। ठीक है। तो सिंपल सी बात, एक रेटिंग आई 2025 में, किसने की? केयर रेटिंग एजेंसी ने। सेकंड लार्जेस्ट है, 93 में स्थापित हुई है,
और मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, राइट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात शीर्ष पर है, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उस बारे में जानना। किस बेस पे किया जा सकता है, तो 8 लगभग क्राइटेरिया है, जैसे कि आर्थिक स्थिति होगी, राजकोषीय स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्टेट का, वित्तीय व्यवस्था कैसी है ना, सामाजिक शासन क्या है, पर्यावरण की संबंधित क्या क्लॉज है। तो इन सब चीज के आधार पर ये एक रेटिंग जारी करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, यहां से हमारे हुए क्वेश्चन स्टार्ट। 2025 में, तो अब पहले एक बार रुक के जरा कुछ डिस्कशन। अभी तक हमने न्यूज पढ़ा, ठीक है, ये हमारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी संभावनाओं को हम समझ सकते हैं, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने। ऑप्शन ए हमारा जस्टिन ट्रूडो, एंड्रयू शीर, मार्क कार्नी। तो ये हम न्यूज में डिस्कस कर चुके थे। मार्क कार्नी कनाडा के पीएम बने, जो कौन सी पार्टी से हैं, लिबरल पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से हैं, लिबरल पार्टी से हैं। सो ये है लिबरल पार्टी से हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड बताइए कि इनको 343 में से कितनी सीटें मिली है, 163 सीटें इनको मिली है, और ये इन्होंने सरकार बनाई है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, जस्टिन ट्रूडो को की जगह इन्होंने ली है, ठीक है। उत्तराधिकारी लिख सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी से मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा, ठीक है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने रिप्लेस किया है। मार्क कार्नी बने हैं, लिबरल पार्टी के हैं, 343 से 163 वोट इनको सीटें मिली है। ये आपने यहाँ पे देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, प्रधानमंत्री बन गए ना भाई, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा है, खालिस्तान और यूक्रेन ने एक नए साझेदारी पर सहमति जताई है। ऑप्शन ए यूएसए, ठीक है, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है यूएसए। आप सभी को पता है न्यूज में कितना हाईलाइट था कि यूएसए कितना पीछे पड़ा हुआ यूक्रेन के, कि वहां के जो मिनरल्स हैं, जो खनिज धातु हैं, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करे और उनसे संबंधित कोई साझेदारी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाए। तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ, सक्सेसफुल उन्होंने अचीव कर लिया है और उन्होंने डील कर ली है यूक्रेन के साथ, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है, यूएसए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी दी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है ओपिनियन ट्रेडिंग, इससे संबंधित चेतावनी दी हो किसने दी है। ऑप्शन ए है हमारा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, एंड ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेबी, ठीक है। तो यहाँ पे
सो नेशनल, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई है 1992 में। कब हुई है? 1992 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेयरवामी कमेटी, जिसका गठन हुआ था 1991 में। ठीक है। सो जब हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना हुई 1992 में। ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पर? फेयरवामी समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है। और एक फैक्ट समझिए, हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। ठीक, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है। ये थी हमारी सारी बातें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित। ठीक। अब हम बात करेंगे, दूसरा हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE। तो BSE की स्थापना हुई थी 1875 में। सिंपल सी है, बहुत पुराना है, 1875 में। ठीक है। ओल्डेस्ट इन द एशिया, ओल्डेस्ट इन द एशिया, यानी कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। और वर्ल्ड की मैं बात करूं, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में कौन सा है? 7th नंबर पे आता है, सॉरी 7th नहीं 10th पे आएगा। ठीक है। 10th ओल्डेस्ट, 10th ओल्डेस्ट। ठीक। स्थापना किसने की थी? स्थापना की है इन्होंने प्रेमचंद रॉयचंद ने। प्रेमचंद रॉयचंद। ठीक है साहब। इस द्वारा स्थापित, द्वारा स्थापित, ये पॉइंट हमारा हो गया। ऐसी एक है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप करेंगे गूगल, ये हो गया आपके लिए होम वर्क। आई डिड ए स्टार मार्क फॉर इट। ठीक है। आप सभी को पता है मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ स्टार मार्क करता हूं, ताकि आप गूगल जाएं और विजिट करें। आरबीआई हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जो बेसिक चीजें हैं। पढ़ चुके हैं आरबीआई हम लास्ट स्लाइड में। ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992, फेयरवानी कमेटी 1991 की रिकमेंडेशन बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। BSE हुआ था 1875 में हुआ था। ओल्डेस्ट इन एशिया है, वर्ल्ड में 10th है, और प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। आरबीआई हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2025 में उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप। तो करेक्ट ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जाएगा किसको रिप्लेस किया है? इनको रिप्लेस किया है, ये अभी प्रेजेंट में थे, MV सचिंद्र कुमार को रिप्लेस किया है। ठीक है।
यानी कि पहले ये उत्तरी कमान के जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सचिंद्र कुमार। अब किनको कर दिया है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक किस देश द्वारा किया गया था, जिसमें वैश्विक बाल यौन शोषण के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई को इनपुट प्रदान किया गया है? किस देश के द्वारा ऑपरेशन हॉक चलाया गया? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए के द्वारा ऑपरेशन एडहॉक चला गया, जिसमें क्या किया गया? सीबीआई को उन्होंने क्या किया है? इनपुट दिए हैं, जिससे वैश्विक बाल नेटवर्क को तोड़ा गया, ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो किस देश के द्वारा? यूएसए के द्वारा किया गया है ऑपरेशन हॉक स्टार्ट। किसके लिए? सीबीआई को इनपुट देने के लिए। ठीक, अगर हम बात करें सीबीआई को, यानी क्राइम कंट्रोल के लिए जो बनाई गई थी, पहले तो बनाई गई थी वो, हिस्ट्री की हम बात करेंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी, तो पहले स्पेशल पुलिस हुआ करती थी, एसपीई। ठीक है, जो क्या होती थी? एक सेंट्रल लेवल पे पुलिस होती थी, जो 1941 में सेटअप किया गया था जिसका, और इसका काम था ब्राइबरी और करप्शन को रोकना। ठीक, इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था लाहौर में, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। जब देश का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? एक सेंट्रल लेवल पे ऐसे ही एजेंसी की क्या हुई? जरूरत महसूस हुई। तब हमने सीबीआई को स्थापित किया। राइट, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जरा सीबीआई को समझते हैं, सीबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ये है घरेलू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। क्लियर? यानी कि इसका काम क्या है? डोमेस्टिक है। ठीक, दूसरा यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? बताओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको लाया जाता है? बताइए। बहुत ही सिंपल है, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय। कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय। ठीक, बहुत सिंपल था। दूसरा, इसे कब स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है 1963 में। किस एक्ट के, किसके द्वारा, किस एक्ट के माध्यम से? दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट। दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट किसके माध्यम से? दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 के माध्यम से। पॉइंट क्या है? एक और फैक्ट, अगर बात करता हूं सीबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहां पे? न्यू दिल्ली। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, कभी आप क्या कर सकते हैं? इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बड़ी चीजें पढ़ जाते हैं, छोटी चीजें छूट जाती हैं। तो मेरा कोशिश है कि छोटी चीजें आपको मिलती रहे, आप एक बार ओवरव्यू तो आ ही जाए एटलीस्ट कि ये पढ़ा था कभी। ठीक है, तो गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता में 46वीं प्रगति बैठक के दौरान कितने प्रमुख बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी? ऑप्शन 6, 8, 10, यानी कि नन। बताइए। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट समझने का है कि चेयरमैन कौन थे? प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, प्रगति बैठक की।
प्रोग्रेसिव बैठक थी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सी बैठक है, 46 यानी कि 46 बैठक थी। दूसरा चेयरमैन कौन है, चेयर किसने की थी, पीएम साहब ने। कितनी योजनाएं थी, 8 योजनाओं पर, 8 योजनाओं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, यानी कि ये बात हो रही है वेव की, हम पढ़ चुके हैं तो हमारी क्लास में भी आया था, वेव्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। ये किया जा रहा है कहाँ पे, कहाँ पे बेटा पढ़ा था, कहाँ पे, ये किया जा रहा है मुंबई में। सबको याद है, जियो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंटर, सॉरी सेंटर, याद है, बहुत डिटेल में हमने किया था, ठीक है। मुंबई में किया जा रहा है जियो स्पोर्ट सेंटर, यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। चलो हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ा लास्ट क्लास में देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। अब आइए, 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, जैसे ये क्वेश्चन आया था मैं देख रहा था, इसी तरीके से फिर मेरे दिमाग में उड़ीसा का भी आया, इसलिए मैंने आपको उड़ीसा के साथ साथ लिखवा दिया कि इन केस जिस तरीके से क्वेश्चन बन के तैयार हुआ उस तरीके से अगर उड़ीसा का भी आपके सामने आ जाता है तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें, आपको इरिटेशन ना हो। तो 64वां इन्होंने स्थापना दिवस, 75वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है, 65वां स्थापना दिवस मनाया है महाराष्ट्र और गुजरात ने, ठीक है। क्लियर पॉइंट। एक होम डब्ल्यू आपके लिए, सॉरी HW हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम आप देखेंगे फर्स्ट, दूसरा गवर्नर आप देखेंगे, और थर्ड आप देखेंगे इनकी क्या, कैपिटल देखेंगे, साथ में आप कैपिटल देखेंगे मैप पर, मैप भी आप देखेंगे इन स्टेट्स का, ये आपको क्या हो गया HW, यानी कि आप सीएम देखेंगे, गवर्नर देखेंगे, फिर कैपिटल देखेंगे और इनका मैप देखेंगे कि किन किन राज्यों से इनकी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम चीता बना देना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1 मई को किस वर्ष मनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा 1889 है करेक्ट आंसर, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक। समझने की बात यह है कि 1886 में पहली बार 2 लाख लोगों ने हड़ताल की थी, ठीक है, जिसको जो बाद में शिकागो में जाके क्या हिंसक हो गया था, धरना, ठीक। और तब से क्या है, ये मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, 1889 ईस्वी में पहली बार मनाया था 1 मई 1889 को पहली बार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा नाम पुस्तक जारी की, पुस्तक के लेखक बताइए। देखो सिंपल सी चीज है, ऑथर और बुक से संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आएगा ही आएगा जब हम बात करेंगे ऑथर और बुक की, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझने का क्या है, दूसरा पॉइंट समझने का ये है कि जो क्वेश्चन आएगा वो करंट ओरिएंट होगा, ना कि ऐसा नहीं है कि किसी को खोद के निकाल के आपको बुक दे,
जो बुक और ऑथर करंट अफेयर में रहेंगे, संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो बुक और ऑथर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, सो अभी के लिए ये बुक और ऑथर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जब हम कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको क्या करना है, उस वाले टॉपिक को नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा नाम पुस्तक के लिए कौन कौन है, ए और बी हम बात करते हैं तो अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा। ठीक है, अब देखो पीछे मैंने एक चीज छोड़ी थी, आरबीआई संबंधित हमने इंफॉर्मेशन ली थी ना, कहाँ पे आरबीआई, यहाँ पे स्पेस कम है। एक सेकंड ना, यहाँ पे थे हम आरबीआई को लेके। ठीक है, तो हमने अभी आरबीआई से संबंधित कुछ चीजें पढ़ी नहीं है। अब हम आरबीआई को थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे फैक्ट के साथ। ठीक है, बिल्कुल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट स्थिति क्या है ना, मतलब आरबीआई मतलब सब कुछ। फर्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935, पीछे लिखवा दिया ये बात। ठीक है, जब ये रिजर्व बैंक हम बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टार्ट हुआ था तो वह एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, यानी कि सरकारी बैंक बनाए गए थे, यानी कि नेशनलाइजेशन इसका कर दिया गया 1949 में। 1949 में आरबीआई का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, समझते रहे ना पॉइंट, अब बहुत सारे पॉइंट जोड़ूंगा इसमें। ठीक, जब हम बात करते हैं स्थापना की, तो किसकी स्थापना हुई थी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो हिल्टन कमीशन था एक, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में की सिफारिश पर। ठीक, हिल्टन कमीशन को रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, इसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन भी कहा जाता था। ठीक, जब हम बात करते हैं हिल्टन कमीशन या फिर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी की, तो इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, जो थॉट्स थे, उनकी सिफारिश की थी। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या कहना था, जब हम बात कर रहे हैं
तो उनका कहना था कि प्रतिबंधित मुद्रा प्रणाली और ऋण विनियमन होना चाहिए, यानी कि मुद्रा प्रणाली और ऋण विनियमन होना चाहिए प्रतिबंधित रूप से। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कई प्रकार से हम इनको देखते हैं। अभी वो यहाँ का टॉपिक नहीं, सिर्फ आप समझ सकते हैं, सिर्फ आप चीजों को करेक्ट कर सकते हैं कि प्रतिबंधित मुद्रा प्रणाली और ऋण विनियमन की सिफारिश की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और उसी सिफारिश पर इन्होंने विचार किया था, किन्होंने, हिल्टन यंग कमीशन ने। और इनकी सिफारिश ही आरबीआई एक्ट 1934 का आधार बनी। ठीक है, यंग कमीशन जो था, सिफारिश का आधार बनी। ठीक है, और क्या हुआ, केंद्रीय बैंक की स्थापना की हुई। केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, क्लियर। सो ये था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित इंफॉर्मेशन जो आपको मुझे शेयर करनी थी। जो मैंने पीछे स्किप कर दिया था ना, इसलिए किया था कि वहां पे स्पेस नहीं था। सो आज का सेशन यही तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मित्रों को, फैमिलीज को भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे इस तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट फ्यूचर।